अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड एक्विलिब्रियम की। इससे पहले जो 6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फर्स्ट 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो में सॉल्व किए हैं और लास्ट जो अदर 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको मैंने सेकंड वीडियो में अपलोड किए हैं और ये थर्ड वीडियो है और इसमें हम जो बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? Why a particle experience only one force cannot be in equilibrium? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक्विलिब्रियम के बारे में है और ये कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल है और वो सिर्फ एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब इस पार्टिकल पे सिर्फ एक फोर्स अमल कर रहा है, तो ये पार्टिकल एक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकता। मतलब कि एक फोर्स के एक्सपीरियंस करने पर पार्टिकल एक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होता। तो इस क्वेश्चन की आंसर को, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशन हर टाइम हर वक्त एक बॉडी एक्विलिब्रियम में नहीं होता, बल्कि एक्विलिब्रियम के 2 कंडीशन है। अगर बॉडी इन 2 कंडीशन को ओबे करता हो फिर यह बॉडी एक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन हम दोनों कंडीशन नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक फर्स्ट कंडीशन को पढ़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम के बारे में है। आंसर को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम द नेट फोर्स ऑन बॉडी विल बी 0 इन एक्विलिब्रियम स्टेट। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम कह रहा है कि अगर एक बॉडी एक्विलिब्रियम स्टेट में है, एक्विलिब्रियम में है, तो एक्विलिब्रियम स्टेट में बॉडी पर नेट फोर्स 0 के बराबर रहेगा। नेट फोर्स किसके बराबर होता है? एक बॉडी पर जब भी आप नेट फोर्स को मालूम करते हो तो इस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस अमल करते हैं इन सब फोर्सेस की अलजेब्रिक सम हम लेते हैं और अलजेब्रिक सम इसकी जो है नेट फोर्स होती है और ये अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स जो है ये अगर 0 है तो नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम जो है वो कह रहा है कि द नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू 0, और इस तरह भी कह सकते हो आप कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू 0। लेकिन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी को हम क्या कहते हैं? नेट फोर्स कहते हैं। जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो तो ये बॉडी एक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले आपको यह पता होना चाहिए कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, यह फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम है। सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम टार्क के बारे में है, लेकिन यहाँ पे टार्क की कोई जिक्र नहीं है। नाउ इफ ओनली वन फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल, अब अगर सिर्फ एक ही फोर्स जो है पार्टिकल पर अमल कर रहा है, एक बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स अमल कर रहा है, एक बॉडी सिर्फ एक ही फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, देन द पार्टिकल कैन नॉट बी इन एक्विलिब्रियम। तो ये पार्टिकल, ये बॉडी एक्विलिब्रियम में कभी नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज क्योंकि एक्विलिब्रियम के लिए मिनिमम 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड। क्योंकि एक्विलिब्रियम में कम से कम कितने फोर्सेस रिक्वायर्ड है? कम से कम 2 फोर्सेस एक्विलिब्रियम के लिए रिक्वायर्ड है और वो 2 फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट होंगे, टू बैलेंस ईच अदर, ताकि ये 2 फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, ये एक दूसरे को क्या कर ले? बैलेंस कर ले, एंड द नेट फोर्स ऑन द बॉडी बिकम 0, और बॉडी पर नेट फोर्स किया आ जाए 0 आ जाए। क्योंकि ये कंडीशन ओबे होना है। अगर ये कंडीशन बॉडी ओबे कर रहा है तो मतलब कि बॉडी एक्विलिब्रियम में है। तो ये कंडीशन क्या है? नेट फोर्स विल बी 0। इस नेट फोर्स को 0 करने के लिए बॉडी पर कम से कम कितने फोर्सेस
का एक्टिंग करना ज़रूरी है, दो फोर्सेस का, कम से कम दो फोर्सेस, ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो फोर्सेस रिक्वायर्ड है, और दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में क्या, अपोजिट, टू बैलेंस ईच अदर एंड द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। अब अगर नेट फोर्स एक बॉडी पर 0 है तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन कब नहीं होता है एक बॉडी में, जब बॉडी पर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ नेट फोर्स इज 0 देन द बॉडी विल बी आइदर एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म velocity and the body is said to be in state of equilibrium. Okay, while in case of only one force, लेकिन one force की केस में the net force will be equal to one force एंड द नेट फोर्स जो है ये अब 0 नहीं है बल्कि इस एक फोर्स के बराबर है, एंड द बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड, और बॉडी एक्सेलरेटेड होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए के मुताबिक। देखिए इक्विलिब्रियम को एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मिनिमम दो फोर्सेस रिक्वायर्ड है, मिनिमम, कम से कम, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो फोर्सेस रिक्वायर्ड है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू बैलेंस ईच अदर एंड द नेट फोर्स बिकम 0। while in case of only one force, लेकिन only one force के केस में the net force will be not equal to 0 but while the net force will be equal to the magnitude of this one force and the body will be accelerated according to Newton second law। और बॉडी जो है वो न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेट करेगा, बॉडी में एक्सेलरेशन पाया जाएगा, और जब भी बॉडी में एक्सेलरेशन होता है तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होता। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि बॉडी में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब कि बॉडी पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। और नेट फोर्स सिंगल फोर्स या एक फोर्स अगर बॉडी पर अमल कर रहा है तो इस केस में नेट फोर्स बॉडी पर 0 नहीं होता। डायग्राम में भी देखते हैं, डायग्राम को देखें, ये एक बॉडी ए है और इस बॉडी ए पर दो फोर्सेस अमल कर रहे हैं, एक F1 और एक F2। F1 और F2 डायरेक्शन में अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है। लेट सपोज ये 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है। तो देखें F1 और F2 दो फोर्सेस इस बॉडी पर अमल कर रहे हैं, डायरेक्शन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल, और नेट फोर्स क्या है, ये आपस में बैलेंस करते हैं, कैंसल आउट करते हैं और नेट फोर्स इसकी 0 बन जाती है। तो ये बॉडी क्या है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, आइदर एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर हम बॉडी बी को देखें, बॉडी बी पर सिर्फ F1 फोर्स अमल कर रहा है जो कि 5 न्यूटन लेट सपोज है, तो ये F1 फोर्स, सिर्फ वन फोर्स इस बॉडी पर अमल कर रहा है, कोई दूसरा फोर्स इस बॉडी पर नहीं है। तो इस एक फोर्स की वजह से ये बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए नेट फोर्स का होना का 0 होना ज़रूरी है, और यहाँ पे F1 की वजह से नेट फोर्स जो है ये 0 नहीं है बल्कि नेट फोर्स जो है ये F1 के बराबर है। अब अगर आप बॉडी बी को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो तो आप एक अपोजिट फोर्स, F1 के अपोजिट फोर्स लगाएंगे, यानी F1 के अपोजिट डायरेक्शन में, और F1 के मैग्नीट्यूड के बराबर फोर्स आप लगाएंगे कि F1 और दूसरा फोर्स कैंसल आउट करके ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सिंगल फोर्स अगर एक बॉडी पर अमल कर रहा है तो इस दौरान इस बॉडी पर नेट फोर्स 0 नहीं है। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो ये बॉडी एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेटेड बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन की शॉर्ट आंसर ये है कि अगर एक पार्टिकल पर सिर्फ एक फोर्स अमल करता हो तो यह पार्टिकल कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि एक फोर्स की वजह से इस बॉडी पर नेट फोर्स अमल करता है और नेट फोर्स के नतीजे में ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेटेड बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होता। दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7।
कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? टू ओपन ए डोर दैट हैज द हैंडल ऑन राइट एंड हैंग्स ऑन द लेफ्ट, ए टार्क मस्ट बी अप्लाइड। इज द टार्क क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज व्हेन viewed from above? Does your answer depend on whether the door opens towards or away from you? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास एक डोर है, एक गेट है, एक दरवाज़ा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ये रेड कलर वाला दरवाज़ा है और ये दो वॉल है, इन दो वॉल के दरमियान ये रेड कलर वाला दरवाज़ा लगा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है कि एक डोर है और उसकी हैंडल राइट साइड पर है और हिंग्स जो है वो लेफ्ट साइड पर है। हैंडल यानी मतलब जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक दरवाजे को ओपन या क्लोज करने के लिए। हैंडल कहाँ पर है? राइट साइड। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड है। तो इस रेड कलर की जो रेड कलर वाला डोर है इसकी ये वाला राइट साइड है। तो इस राइट साइड पर क्या है? हैंडल है, यानी मतलब हम इस पे फोर्स लगाएंगे टू ओपन और टू क्लोज द डोर। ओके, और हिंग्स जो है, हिंग्स जो है जिसके थ्रू ये डोर रोटेट हो रहा है वो हिंग्स लेफ्ट साइड पर है। दीज आर दी टू हिंग्स लेफ्ट साइड पर। यहाँ पे हिंग्स है और यहाँ पे हैंडल है। ओके, राइट साइड पर हैंडल है और लेफ्ट साइड पर हिंग्स है, ऐसा दरवाजा है। टू ओपन दिस डोर टार्क मस्ट बी अप्लाइड। ये तो सही बात है कि अगर हम इस डोर को ओपन करना चाहते हैं तो हम टार्क अप्लाई करेंगे। ओके, इज द टार्क क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज? क्या ये टार्क जो हम अप्लाई करते हैं टू ओपन दिस डोर, दिस इज क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। when viewed from above, अगर आप above से देखते हो, ऊपर से आप इस दरवाजे को देखते हो, तो इस दरवाजे को ओपन करने में जो टार्क अप्लाई हो रहा है ये टार्क क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? जैसा कि इस तरह एक दरवाज़ा है, लेट सपोज इसको हम ओपन कर रहे हैं तो इस पे हम टार्क अप्लाई करेंगे। अगर अबाव से हम देखते हैं कि इस दरवाजे पर जो टार्क है ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो कह रहा है कि आप बताएं कि ये टार्क क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है व्हेन व्यू फ्रॉम अबाव। डज योर आंसर डिपेंड ऑन वेदर द डोर ओपन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम यू? क्या आपकी जो आंसर है इस पे डिपेंड करता है कि आया ये दरवाज़ा जो है ये मेरे तरफ खुल रहा है या अवे फ्रॉम मी खुल रहा है? तो जो आपकी आंसर है ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि दरवाज़ा किस तरफ जो है वो ओपन हो रहा है। उसी के मुताबिक आपकी जो टार्क है या तो क्लॉकवाइज रहेगा या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। मतलब हम इस दरवाजे को ओपन करने के लिए जो टार्क अप्लाई करते हैं वो टार्क क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है अगर हम ऊपर से इसको देखें। और ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसका होना, इस टार्क का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होना, ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि आप दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे हो या अवे फ्रॉम यू पुश कर रहे हो, धकेल रहे हो। मतलब कि जो दरवाजे के ओपन होने की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन पर टार्क की डायरेक्शन भी डिपेंड कर रहा है। आंसर को देखते हैं। Yes, my answer depend upon whether the door open towards or away from me. बिल्कुल मेरा जो आंसर है टार्क की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के बारे में
ये डिपेंड कर रहा है कि ये डोर किस तरफ ओपन हो रहा है, खुल रहा है। मतलब ये डोर टुवर्ड्स मी ओपन हो रहा है या अवे फ्रॉम मी ओपन हो रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? द टार्क में बी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। दिस डिपेंड अपॉन वेदर द डोर ओपन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम मी। ये जो टार्क है ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा है कि ये जो डोर है ये किस तरफ जो है ओपन हो रहा है, टुवर्ड्स मी और अवे फ्रॉम मी। ओके, हेयर टू केसेस आर मेड। यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं। एक, इफ डोर इज ओपन टुवर्ड्स मी एंड सेकेंड वन, इफ डोर इज ओपन अवे फ्रॉम मी। यहाँ पे ये दरवाज़ा है और ये इस दरवाजे को आप देखें, ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे को आप देखें, यहाँ पे आप खड़े हैं और ये आपके फ्रंट में दरवाज़ा है, डोर लगा हुआ है, ये इसकी हैंडल है और ये इसकी हिंग्स है। हैंडल राइट साइड की तरफ, हिंग लेफ्ट साइड की तरफ। अब अगर आप इसको खींच रहे हो तो मतलब कि दरवाज़ा आपकी तरफ ओपन हो रहा है, एक केस ये। और दूसरा केस, अगर आप इस दरवाजे को पुश कर रहे हो, धकेल रहे हो, तो मतलब कि दरवाज़ा आपसे अवे ओपन हो रहा है। दिस इज द केस नंबर 2। ये दो केसेस है यहाँ पर। तो फर्स्ट केस देखते हैं कि हम दरवाज़ा अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब पुलिंग फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं, दरवाजे को पुल कर रहे हैं, तो टार्क जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। इफ डोर इज ओपन टुवर्ड्स मी, अगर डोर मेरी तरफ खुल रहा है, मीन्स पुलिंग द डोर, हम डोर को पुलिंग कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। देन टार्क इज क्लॉकवाइज, तो टार्क क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक T इज इक्वल टू R क्रॉस F। अगर हम दरवाज़ा अपनी तरफ खींच रहे हैं तो मतलब यह है कि इस दरवाजे पर जो टार्क हम अप्लाई करते हैं यह टार्क क्लॉकवाइज होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। टा इज इक्वल टू R क्रॉस F। कैसे राइट जो है क्लॉकवाइज है इसको देखें। मोमेंट, ये टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, इसमें जो R है ये मोमेंट आर्म है और F जो है ये फोर्स है। ओके, जो हम अप्लाई कर रहे हैं। मोमेंट आर्म कहाँ से कहाँ तक होता है ये बात याद रख ले कि मोमेंट आर्म इज ऑलवेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन लिख सकते हैं, टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मोमेंट आर्म हमेशा के लिए कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब कि जिस पॉइंट पर हम फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। ये हैंडल जो है यहाँ पर, ये हैंडल, दिस हैंडल इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है क्योंकि यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे। और ये हिंग्स जो है, दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ये दरवाज़ा जो है क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है। ओके, अब अगर हम दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब फर्स्ट केस में, तो फोर्स कहाँ है? फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड है, फोर्स की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड। हम पुल कर रहे हैं तो फोर्स इज आउट ऑफ द बोर्ड, या फोर्स की डायरेक्शन मेरी तरफ है, टुवर्ड्स मी। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स मी। और आर की डायरेक्शन कहाँ है? मोमेंट आर्म की डायरेक्शन ये हमेशा के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ, मतलब हिंग से हैंडल की तरफ। दिस इज आर, ये आर है, इस डायरेक्शन में आर है, इन दिस डायरेक्शन आर।
और फोर्स की डायरेक्शन किधर है? फोर्स जो है ये टुवर्ड्स मी है, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, मतलब फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड है यहाँ पर फर्स्ट केस में। अगर हम दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो फोर्स इज टुवर्ड्स मी या आउट ऑफ द बोर्ड, एंड आर इज टुवर्ड्स राइट। आर तो हमेशा के लिए राइट ही होगा क्योंकि आर हमेशा के लिए हैंग से हैंडल की तरफ होगा। तो आर इज in the right direction and force is out of the board। फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड है और आर राइट डायरेक्शन में है, तो अब आप राइट हैंड रूल अप्लाई कर ले। दिस इज द आर, अब देखे दिस इज द आर, यहाँ पर एस हैंडल पॉइंट पर आप देख ले तो हैंडल पॉइंट पर ये क्या है? आर है, और हैंडल पॉइंट पर फोर्स, दिस इज द फोर्स और आर को देखे, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द आर, मोमेंट आर्म आर। अब टार्क की डायरेक्शन राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं। राइट हैंड रूल क्या कर रहा है? आर क्रॉस एफ। फर्स्ट वेक्टर से अपने फोर फिंगर फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर ले और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट कर ले, तो राइट जो एरेक्ट थंब है दिस विल बी इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ टार्क। तो यहाँ पर देखे आर क्रॉस एफ, ये हमारा क्या है? आर है, और ये हमारा क्या है? एफ है। तो हम अपने फोर फिंगर को पहले आर में स्ट्रेच करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं क्योंकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में है, इस तरह हम रोटेट नहीं करेंगे बल्कि इस तरह अपने फोर फिंगर को आर में स्ट्रेच कर ले। यहाँ पर देखें अपने फोर फिंगर को आर में स्ट्रेच कर ले, दिस इज द आर, और फोर्स की तरफ रोटेट कर ले, तो एरेक्ट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ torque and torque is downward and downward torque is taken as a clockwise torque। और अगर हम ऊपर से इसको देख रहे हैं तो अब देखें ये कौन सा रोटेशन है? क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ऊपर से इस दरवाजे पर क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो अमल कर रहा है। If door is open towards me means pulling the door, then torque is clockwise according to right hand rule। राइट हैंड रूल के मुताबिक टार्क जो है ये क्लॉकवाइज रहेगा। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस की तरफ आते हैं। इफ डोर इज ओपन अवे फ्रॉम मी, अगर डोर अवे फ्रॉम मी ओपन हो रहा है मीन्स पुशिंग द डोर, हम डोर को पुशिंग कर रहे हैं, देन टार्क इज काउंटर क्लॉकवाइज। टार्क काउंटर क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा अकॉर्डिंग टू आर एच आर, राइट हैंड रूल के मुताबिक टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पर सेकंड केस को देखें। सेकंड केस को अगर आप देखें, आर तो वही है, आर तो चेंज नहीं हो, आर की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, आर की डायरेक्शन फिक्स है, आर तो वही फ्रॉम हिंग टू हैंडल मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, लेकिन फोर्स अब हमने किस तरफ लगाया हुआ? अवे फ्रॉम अस। हमने जो है ओपन को डोर को जो है वो ओपन किया है अवे फ्रॉम अस, तो मतलब कि फोर्स जो है ये इसकी डायरेक्शन एंड टू दी बोर्ड है। अब फोर्स की डायरेक्ट अगर हम दरवाजे को इस तरफ धकेल देते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन एंड टू दी बोर्ड है, तो इस केस में दरवाजा डोर विल बी ओपन अवे फ्रॉम अस एंड द फोर्स विल बी डायरेक्टेड एंड टू दी बोर्ड। अब अगर फोर्स एंड टू दी बोर्ड डायरेक्टेड है, आर तो वही है, आर इज दिस इज द आर, फोर्स जो है दिस इज द फोर्स। पहले फोर्स इस तरफ था, अब फोर्स इस तरफ है, एंड टू दी बोर्ड है। अब देखें दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द आर। अब देखें ये हमारे पास आर है, दिस इज द आर एंड दिस इज द फोर्स एंड टू द बोर्ड है। अब अगर हम इस अरेंजमेंट पर फिर से राइट हैंड रूल अप्लाई कर ले तो देखें राइट हैंड रूल क्या कह रहा है कि अपने फोर फिंगर को फर्स्ट वेक्टर में स्ट्रेच कर ले, आर में हमने स्ट्रेच किया हुआ, फर्स्ट वेक्टर हमारा आर है, और फोर फिंगर को एफ की तरफ रोटेट कर ले सेकंड वेक्टर की तरफ, तो दी एरेक्ट थंब विल इंडिकेट द टार्क एंड द एरेक्ट थंब हेयर इंडिकेट दैट द टार्क इज upward in its upward direction and the upward and the torque in the upward direction is taken as counterclockwise or anti-clockwise। तो यहाँ पे जो टार्क है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, और अगर अबाव से हम व्यू कर ले तो ये रोटेशन देखे, ये रोटेशन अपनी वॉच के साथ इस रोटेशन को देखे तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, और पहले वाला क्या था? क्लॉकवाइज है। तो हमारा जो आंसर है
टार्क के क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज के बारे में, वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि आप डोर को किस तरफ ओपन कर रहे हो, टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू। दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको सॉल्व करें तो फिर भी यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस जो है एक्चुअल इस तरह है, आउट ऑफ द बोर्ड एंड एंड टू द बोर्ड, लेकिन हम यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकते। आर एक्स एक्सिस में है, आर को देखें, आर इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट साइड की तरफ है। लेकिन फोर्स इस तरह भी हो सकता है और फोर्स इस तरह भी हो सकता है। अगर फोर्स इस तरफ है मतलब कि डोर ओपन टुवर्ड्स यू, अगर फोर्स इनटू द बोर्ड है मतलब कि यू पुशिंग द डोर एंड द डोर विल ओपन अवे फ्रॉम यू, ये आपसे डोर जो है वो ओपन होगा। ओके, तो इस तरह अगर फोर्स इस तरह है, ये आर है, तो यहाँ पे राइट हैंड रूल को अप्लाई कर ले, राइट हैंड रूल को अप्लाई कर ले। दिस इज द आर एंड दिस इज द फोर्स and the torque is downward which is clockwise। अगर फोर्स इनटू द बोर्ड है तो फिर राइट हैंड रूल को अप्लाई कर ले, इस तरह ये आर और इनटू द बोर्ड फोर्स और टार्क अपवर्ड। तो ये फोर्स इनटू द बोर्ड है और टार्क अपवर्ड है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, और ये फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड है, आउट ऑफ द बोर्ड फोर्स के लिए टार्क डाउनवर्ड है अलॉन्ग नेगेटिव वाई है, और नेगेटिव वाई अलॉन्ग नेगेटिव वाई टार्क इज टेकन एज अ क्लॉकवाइज। ये डॉट वाला साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड है, और ये क्रॉस वाला साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फोर्स एंड टू द बोर्ड है। एंड टू द बोर्ड फोर्स के दौरान ये दरवाज़ा जो है ये अवे फ्रॉम यू खुल रहा है, ओपन हो रहा है, एंड डोर ओपन अवे फ्रॉम मी। ओके, और आउट ऑफ द बोर्ड फोर्स जो है इसके दौरान डोर ओपन टुवर्ड्स मी, ये मेरे तरफ जो है वो खुल रहा है। अगर दरवाज़ा मेरे तरफ खुल रहा है तो क्लॉकवाइज टार्क हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर दरवाज़ा हमसे अवे खोल रहा है, ओपन हो रहा है, तो हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्सप्लेन द वार्निंग नेवर यूज द लार्ज रेंज टू टाइटन ए स्मॉल बोल्ट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वार्निंग लिखा होता है कि नेवर यूज द लार्ज रेंज टू टाइटन ए स्मॉल बोल्ट। एक वार्निंग, आपके पास जो बोल्ट को ओपन करने के जो रेंज की सेट्स होते हैं उस सेट्स पर लिखा होता है कि नेवर यूज द लार्ज रेंज टू टाइटन ए स्मॉल बोल्ट। स्मॉल बोल्ट को जो है आप लार्ज रेंज से मत खोलिएगा। बोल्ट एक जो जिसको हम काबला कहते हैं, इसको बोल्ट कहते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास एक स्मॉल बोल्ट है, बोल्ट इस तरह होता है, इसको हम एक्चुअल बोल्ट कहते हैं इसको। दिस इज दी बोल्ट, ये बोल्ट होता है, एक नट होता है और एक बोल्ट होता है। तो स्मॉल बोल्ट को आप लार्ज रेंज से टाइट मत कर ले, ये एक वार्निंग है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इस वार्निंग को आप एक्सप्लेन कर ले। The warning can be explained in physics on the basis of concept of torque। इस वार्निंग को हम फिजिक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ टार्क के थ्रू। कंसेप्ट ऑफ टार्क को इस्तेमाल करते हुए हम ये वार्निंग जो है कि नेवर यूज़ द लार्ज रेंज टू टाइटन ए स्मॉल बोल्ट, स्मॉल बोल्ट को टाइट करने के लिए बड़ा रेंज इस्तेमाल न करें, इस वार्निंग को हम फिजिक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ टार्क। कैसे? वी नो दैट टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हमें पता है कि टार्क आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, और टार्क जो है ये आर क्रॉस एफ आर एफ साइन थीटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो टार्क टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और इसमें जो आर है दिस इज द मोमेंट आर्म, ये मोमेंट आर्म है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन से वी सी हम देख सकते हैं दैट
टार्क टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर, कि ये जो टार्क टा है ये आर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है कि अगर आर ज़्यादा है, मोमेंट आरम ज़्यादा है तो टार्क भी ज़्यादा है, मोमेंट आरम कम है तो टार्क भी कम है। ओके, मतलब कि गिवन फोर्स और थीटा पर आप टार्क को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोमेंट आरम आर। नाउ फॉर लार्ज रेंज, अगर आपके पास रेंज बड़ा है, द मोमेंट आरम आर इज लार्ज, लार्ज रेंज की मोमेंट आरम आर भी लार्ज होगी। यहाँ पर देखिए ये एक रेंज है इस तरह, दिस इज द रेंज, रेंज तो आपने देखा है, दिस इज द रेंज, और एक अदर रेंज है। अब इसको देखे, ये एक रेंज है इस तरह, ये लार्जर रेंज को देखें तो इस लार्ज रेंज को आप देख सकते हैं, इसकी मोमेंट आरम कितना बड़ा है आर, और इसकी मोमेंट आरम कम है। छोटे रेंज की मोमेंट आरम कम होती है और बड़े रेंज की मोमेंट आरम ज़्यादा होती है। मोमेंट आरम आपको पता है, मोमेंट आरम क्या होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं उसी पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक जो फासला होता है ये मोमेंट आरम है। अब बड़े रेंज की मोमेंट आरम जो है वो बड़ा है और छोटे रेंज की मोमेंट आरम छोटा है। ओके, नाउ फॉर लार्ज रेंज द मोमेंट आरम आर इज लार्ज एंड द ग्रेट टार्क इज प्रोड्यूस्ड। अगर बड़े रेंज की मोमेंट आरम बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि बड़ा टार्क ये क्रिएट करता है गिवन फोर्स पर, और छोटे रेंज की मोमेंट आरम जो है वो छोटा है तो इसका मतलब यह है कि ये जो रेंज है ये स्मॉल टार्क को जो है जनरेट करता है गिवन फोर्स पर। सो इफ स्मॉल बोल्ट इज टाइटन बाय लार्ज रेंज, अब अगर हम स्मॉल बोल्ट को लार्ज रेंज के थ्रू टाइट करते हैं, देन ड्यू टू ग्रेट टार्क, तो इस ग्रेट टार्क की वजह से द बोल्ट कैन बी डैमेज, ये बोल्ट जो है ये डैमेज हो सकता है। अब देखें, हमने पढ़ा कि टार्क आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है, अगर आर ज्यादा है टार्क भी ज्यादा है, अगर आर कम है टार्क कम है। और आर किस रेंज की ज्यादा होती है, बड़े रेंज की आर जो बड़े रेंज की जो आर है वो ज्यादा होगी और ज्यादा होने से टार्क भी ज्यादा होगा, और छोटे रेंज की जो आर है वो कम होगी और आर के कम होने से टार्क भी जो है वो कम होगा। ओके, अब अगर हम स्मॉल बोल्ट को बड़े रेंज के थ्रू टाइट करते हैं, बड़े रेंज के थ्रू, तो मतलब कि स्मॉल बोल्ट पर हम बहुत ही ग्रेट टार्क अप्लाई कर रहे हैं, और ग्रेट टार्क अप्लाई करने से ये बोल्ट जो है, ये स्मॉल बोल्ट, ये क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। कैसे डैमेज हो सकता है, ये ब्रेक भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, या ट्विस्ट, ये ट्विस्ट भी हो सकता है, या स्ट्रिपिंग दी थ्रेड, या जो है थ्रेड की स्ट्रिपिंग भी हो सकती है। स्ट्रिपिंग मतलब रिमूव करना, इस पे जो निशाने बने होते हैं इस तरह, इसके थ्रू ये बोल्ट टाइट हो रहा है, और ये एक थ्रेड के थ्रू हम इस पे बनाते हैं, और ये थ्रेड भी इससे रिमूव हो सकता है ग्रेट टार्क के अप्लाई होने पर। और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्ट्रिपिंग दी थ्रेड आप पिक्चर में देख सकते हैं, ट्विस्टिंग या ब्रेकिंग ऑफ बोल्ट भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने पिक्चर भी इसकी दिए हुए है। तो शॉर्टकट मतलब कि आप स्मॉल बोल्ट को स्मॉल रेंज के थ्रू टाइट कर ले, लार्ज रेंज के थ्रू टाइट न करें। अगर आप लार्ज रेंज के थ्रू स्मॉल बोल्ट को टाइट कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप इस स्मॉल बोल्ट पर बहुत ही ग्रेटर टार्क अप्लाई कर रहे हो, और इस ग्रेटर टार्क के अप्लाई होने से ये स्मॉल बोल्ट जो है ये डैमेज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग of this bolt, या twisting of this bolt, या stripping the thread of this bolt. This is the conceptual question number 9.
कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। A central force is one that is always directed towards the same point. Can a central force give rise to a torque about the point? ये कह रहा है कि सेंट्रल फोर्स हमेशा एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है, एक सेम पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है। क्या ये सेंट्रल फोर्स इस पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट के इर्द गिर्द टार्क जो है वो गिव राइज मतलब टार्क दे सकता है या नहीं? ए सेंट्रल फोर्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल फोर्स हमेशा एक सेम पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है, और क्या ये सेंट्रल फोर्स इस पॉइंट के लिहाज से कोई टार्क जो है वो दे सकता है या नहीं, यानी कोई टार्क अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो इसकी आंसर को देखने से पहले हम पहले सेंट्रल फोर्स की बात करते हैं। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? यहाँ पे हम सेंट्रल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को कहते हैं। यहाँ पर आप सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम सेंट्रल फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स को लेते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ होती है, और वो एक पॉइंट क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून, जैसा कि मून पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है, और इस अर्थ के इर्द गिर्द ये ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में मून है। तो ये मून अर्थ के इर्द गिर्द जो रोटेट हो रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस मून और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटी फोर्स है ये प्रोवाइड कर रहा है, और इस ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन हमेशा के लिए टुवर्ड्स अर्थ सेंटर रहेगा, टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स मून के लिए एक सेंट्रीपिटल, एक सेंट्रल फोर्स है। और क्या ये अर्थ इस मून पर टार्क अप्लाई कर रहा है? मतलब कि इस अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो सेंट्रल फोर्स है, ये मून पर कोई टार्क अप्लाई करता है या नहीं? इस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, यहाँ पे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द एक ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो कोलम्बिक फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स बिहेव कर रहा है। ये भी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, तो मतलब कि ये भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ है। और क्या ये न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन पर टार्क अप्लाई कर रहा है या नहीं? इस तरह मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इनसाइड साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं बाय रोटेटिंग द चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अमल कर रहा होता है, और मैग्नेटिक फोर्स भी वहाँ पर एक सेंट्रल फोर्स होता है। दिस इज द सेंट्रल फोर्स, मतलब कि वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन एक ही पॉइंट की तरफ हो, जैसा कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ होती है, सेंटर की तरफ। यहाँ पे देखें सेंटर की तरफ। तो ये फोर्स, क्या ये फोर्स जो है ये टार्क दे सकता है या नहीं? तो आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नो, सेंट्रल फोर्स जैसा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट गिव राइज टू टार्क, ये टार्क नहीं दे सकता। सेंट्रल फोर्स के थ्रू आप टार्क किसी बॉडी पर अप्लाई नहीं कर सकते इस पॉइंट के लिहाज से जिस पॉइंट की तरफ ये सेंट्रल फोर्स डायरेक्टेड है। बिकॉज सेंट्रल फोर्स हैज नो मोमेंट आर्म, क्योंकि सेंट्रल फोर्स की मोमेंट आर्म नहीं होती, या सेंट्रल फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, या मोमेंट आर्म और सेंट्रल फोर्स ये एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, मतलब 180 डिग्री पर होते हैं। देखें मोमेंट आर्म क्या होता है, व्हाट इज मोमेंट आर्म? मोमेंट आर्म जो है ये हमेशा के लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, हमेशा के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फोर्स।
फोर्स के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मोमेंट आरएम कहते हैं। अब सेंट्रल फोर्स की तरफ अगर हम आ जाते हैं, सेंट्रल फोर्स की तरफ आते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है और वो रोटेट कर रहा है किसी भी फोर्स के थ्रू। लेट सपोज इस बॉडी को हम एक थ्रेड के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो टेंशन फोर्स के थ्रू ये बॉडी रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो ये टेंशन फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ की सेंटर से बॉडी की तरफ क्या है, आर है। मतलब आर हमेशा के लिए सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ होता है। दिस इज द आर। आर इज ऑलवेज आउटवर्ड, आर हमेशा के लिए आउटवर्ड है। ओके और फोर्स, ये टेंशन फोर्स या ये सेंट्रीपिटल फोर्स या ये सेंट्रल फोर्स, ये किस डायरेक्शन में है, ये हमेशा के लिए सेंटर की तरफ है। देखिए हमेशा के लिए सेंटर की तरफ है। तो अब देखें ये फोर्स इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो आर आउटवर्ड और फोर्स इनवर्ड, तो फोर्स और आर कितने एंगल पर है, 180 पर। और इस पॉइंट पर फोर्स के साथ कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इस बॉडी की। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बॉडी की फोर्स के साथ किसी भी पॉइंट पर नहीं है तो मतलब मोमेंट आरम नहीं है। नो मोमेंट आरम, नो मोमेंट आरम, मोमेंट आरम यहाँ पर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मोमेंट आरम है लेकिन सर जी ये फोर्स को एंटी पैरेलल है, ये ना, आप इस तरह नहीं कह सकते। क्योंकि अगर आप एक डिस्टेंस को मोमेंट आरम आपने कहा एक डिस्टेंस को, तो मतलब ये कि मोमेंट आरम परपेंडिकुलर है फोर्स को। तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि मोमेंट आरम और फोर्स एंटी पैरेलल है, लेकिन इससे कंसेप्चुअली बात जो है वो ये है कि दी सेंट्रल फोर्स हैज नो मोमेंट आरम, कि सेंट्रल फोर्स की मोमेंट आरम नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे आर और फोर्स एंटी पैरेलल, आर और फोर्स एंटी पैरेलल, सब पॉइंट पर आर और एफ एंटी पैरेलल है। और आर और एफ एंटी पैरेलल है तो यहाँ पे अगर आप टार की इक्वेशन को देखें, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, टा इज इक्वल टू आर एफ साइन 180 और टा इज इक्वल टू आर एफ 0, तो टार्क इज इक्वल टू 0, टार्क जो है वो 0 रहेगा। क्योंकि यहाँ पे इस सेंट्रल फोर्स की कोई मोमेंट आरम नहीं है या आर और एफ के दरमियान 180 है। लेकिन मेन बात यह है कि इस फोर्स की मोमेंट आरम नहीं है। ओके बाज लोग कहते हैं कि मोमेंट आरम है, फोर्स है, लेकिन 180 पर है या 0 पर है। वो सही है, लेकिन अगर आप सही तरह आंसर देते हो, परफेक्ट आंसर देते हो, तो आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल फोर्स, यहाँ पर जो हम सेंट्रीपिटल फोर्स तस्वर कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्स की मोमेंट आरम नहीं होती, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स टार्क नहीं दे सकता। तो इस तरह अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या अर्थ मून पर वर्क कर रहा है, क्या अर्थ मून पर टार्क अप्लाई कर रहा है, नहीं, अर्थ मून पर कोई टार्क अप्लाई नहीं कर रहा। मून रोटेट हो रहा है तो टार्क इज नॉट द रोटेटिंग इफेक्ट, टार्क इज द टर्निंग इफेक्ट, टार्क प्रोड्यूस्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहाँ पे मून में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए मून पे कोई टार्क जो है वो अमल नहीं कर रहा। इस तरह न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर कोई टार्क अप्लाई नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिट में, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10 विद सर फरहाद। ओके, थैंक यू।